तो यार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरवाइजर के ऊपर। हाइपरवाइजर क्या होता है, हाइपरवाइजर को किस लिए यूज करते हैं, हाइपरवाइजर की क्या एप्लीकेशंस है। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। डेफिनेशन यहां पर लिखी है, अ हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो यार यहां पर एक नई सी टर्म आ गई है, वर्चुअल मशीन। अब यार वर्चुअल मशीन क्या होती है, चलो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। देखो, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, ये तो सबको पता है। मशीन को अगर हम लोग टेक्निकल वर्ड में देखें या फिर हमारे आईटी इंडस्ट्री के वर्ड में देखें तो उसे कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब इसे साथ में पढ़ते हैं तो इमेजिनरी कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसे हम फिजिकली टच तो नहीं कर सकते लेकिन हम क्रिएट जरूर कर सकते हैं या उस पर काम जरूर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यार डेफिनेशन हाइपरवाइजर की। तो यार ये दो लाइन को पढ़ के इतना कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, तो चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया फेसबुक के नाम से। ठीक है, FACEBOOK। ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्ट है। इसको आपने बनाया किसके ऊपर, इसको आपने, चलो यार इसको आपने बनाया अपने लैपटॉप के ऊपर। ये आपका लैपटॉप हो गया। ठीक है, यार मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है तो थोड़ा चला देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक ऐप बनाई जिसका नाम है फेसबुक। ये आपके लैपटॉप पे है। ठीक है, तो यार अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि जो आपकी ऐप है वो आपके लैपटॉप के अंदर पड़ी है। ठीक है, इस ऐप को चलाने वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आप। ये इसलिए है क्योंकि इस लैपटॉप को केवल आप ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे होस्ट भी करते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू तो आपके लैपटॉप की इतनी कन्फिग्रेशन नहीं है कि वो सारी इतनी हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट एक साथ मैनिपुलेट कर सके और उसका आउटपुट दे सके। तो यार ये वाला तो प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि हम लोग कोई सी भी एप्लीकेशन को हमारे पर्सनल लैपटॉप पे होस्ट नहीं कर सकते। तो अब वहां पर आता है एक नया टर्म जिसे कहते हैं हम सर्वर्स। ठीक है, तो यार इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब सर्वर्स क्या होते हैं। सर्वर ऐसे बहुत बड़े बड़े रूम्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल, समझ लो मल्टीपल हार्डवेयर्स की एक बहुत बड़ी सीरीज़ होती है। अब उसमें क्या होता है, समझ लेते हैं आपकी एप्लीकेशन है फेसबुक। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है। आप क्या करेंगे, उस फेसबुक को डाल देंगे किसी एक सर्वर के अंदर। समझ लेते हैं हमने यहाँ पर डाल दी। अब क्या होगा, जो सर्वर्स होते हैं वो एक्चुअल में कनेक्टेड होते हैं क्लाउड से। तो यहाँ पर बना दिया एक क्लाउड और सर्वर को कनेक्ट कर दिया क्लाउड से। अब ये होता है बाई डायरेक्शनल, तो इसे बाई डायरेक्शनल कर दिया। अब क्लाउड जो है, क्लाउड को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, तो क्लाउड को एक्सेस करेगी पब्लिक। ठीक है, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इस वाले सर्वर पे रन कर रही है। रन कर रही है मतलब सर्वर पे रन कर रही है, मतलब पब्लिक क्लाउड के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर सीन क्या है कि अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पब्लिक जो है अब वो फेसबुक चला पा रहा है, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चलने लगी है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब अराइज होगी, जब हज़ारों और लाखों की तादाद में रिक्वेस्ट एक साथ इस सर्वर पे आने लगेगी। तो जब प्रॉब्लम हो जाएगी, हम चाह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन को पूरा वर्ल्ड यूज़ करे लेकिन हमने एप्लीकेशन रखी है सिंगल एक सर्वर पे। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा ये सर्वर पे और आपकी एप्लीकेशन क्रैश होने लगेगी। अब उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा कि गूगल का जो सर्वर है वो सिंगापुर में है या फिर इंडिया के वेस्ट साइड में है या साउथ साइड में है। ऐसे मल्टीपल अलग अलग लोकेशन पे सर्वर्स रहते हैं। ठीक है, जब एक साथ यहाँ पर लोड बढ़ने लगेगा उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो फेसबुक है इसको हम मल्टीपल सर्वर्स पे डाल देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये मल्टीपल सर्वर्स अपने अलग अलग रन करने लगेंगे। समझ लेते हैं ये वाला जो सर्वर ये सिंगापुर का है, ये वाला है एशियन सर्वर या यूरोपियन सर्वर। तो ऐसे अलग अलग सर्वर डाल दिए हमने।
अब क्या होगा, यूरोप की सारी रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस सर्वर पे चलेगी, सिंगापुर के आसपास सारे रीजन की जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस पे चलेगी, एशियन कंट्रीज़ की जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस पे चलेगी। तो अब हमने क्या किया, सर्वर को डिवाइड कर दिया, लोड को बैलेंस कर दिया, एप्लीकेशन को डिवाइड कर दिया, जिससे सारा लोड एप्लीकेशंस पे कम हो गया। अब आते हैं हमारी एक्चुअल डेफिनेशन पे। अब हमने क्या किया, ये जो सारी मशीन्स हैं इसे वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा कैसे होता है, ठीक है, समझ लो आपने फेसबुक बनाया है लिनक्स पे, ठीक है, आपने फेसबुक बनाया लिनक्स पे। अब आप जब सर्वर पे इसे होस्ट करने जाओगे तो डायरेक्टली किसी हार्डवेयर पे तो आप फेसबुक को होस्ट कर नहीं सकते, आपको डालना पड़ेगा एक ओएस कैसे हम डिसाइड करेंगे, जैसे आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो आपने बनाया लिनक्स पे, तो आप क्या करेंगे, जब इसे सर्वर पे डालेंगे तो वहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन मतलब हमारा एक कंप्यूटर क्रिएट करेंगे। जैसे समझ लो ये जो बॉक्स है ये कंप्यूटर है, इसके अंदर हमने डाला क्या, लिनक्स, तो यहाँ पर लिनक्स डाल दिया। अब समझ लो आपके पास में ज़ोमैटो है, ठीक है, ज़ोमैटो बना है विंडोज़ पे, तो यहाँ पर हमने समझ लो यहाँ ज़ोमैटो डाला, तो ये जो पूरा हम डालेंगे इसे कर देंगे हम विंडोज़। समझ रहे हो, मतलब ये क्या है, ये कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हम लोग ओएस को डालते हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम फेसबुक बनाते हैं या ज़ोमैटो बनाते हैं, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें लगती है अलग अलग टाइप की डिपेंडेंसीज़। फेसबुक को बनाने में बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ लगी और फेसबुक का हमने बनाया लिनक्स में, तो हमने सारी लिनक्स की डिपेंडेंसीज यूज़ करी है, लिनक्स की कमांड्स यूज़ करी है। अब हम क्या करेंगे, हम फेसबुक को डाल देंगे विंडोज़ में, तो हमारा कोड जो है वो लिनक्स के हिसाब से बना हुआ है, अब हम डाल रहे हैं उसे विंडोज़ में, तो वहाँ पर कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएगा और अल्टीमेटली आपकी जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि जिस भी ओएस में हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया है उसका हम वीएम बना लेंगे और प्रोजेक्ट उस पर रन करा देंगे। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हाइपरवाइज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम वीएम बनाते हैं। मतलब ये जो पूरा बॉक्स है ये हमारा एक हाइपरवाइज़र हो गया और ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ये हमारे वीएम्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट अलाउज होस्ट कंप्यूटर टू सपोर्ट मल्टीपल वीएम साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअली शेयरिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेस। चलो यार, इन 3 लाइनों का मतलब क्या होता है बताता हूँ। ये पूरा जो है हमारा जो कंप्यूटर है, समझ लेते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो चलता है हार्डवेयर पे। कंप्यूटर की लेवल्स बना देता हूं मैं, हार्डवेयर, ओएस। ये जो ओएस है ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को हमेशा चलने के लिए लगेगा एक फिजिकल हार्डवेयर। ये क्या कह रहा है, हार्डवेयर मतलब रैम, डिस्क और सीपीयू, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी ये जो ओएस है ये तो पहले से ही डला हुआ है आपके लैपटॉप में, समझ लो ये आपके लैपटॉप में पहले से डला हुआ है, तो वो तो ये रैम, डिस्क और सीपीयू यूज़ कर रहा है। लेकिन जब हम हाइपरवाइज़र डालेंगे, मतलब जब सीपीयू के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हाइपरवाइज़र, ठीक है, अब वो हाइपरवाइज़र के ऊपर हम दूसरा ओएस डालेंगे, OS 2 डाल दिया, तो वो क्या करेगा, जब OS डलता है तो OS हार्डवेयर को यूज़ करता है। ये जो OS था वो भी हार्डवेयर को यूज़ कर रहा था, तो ये भी वो हार्डवेयर को यूज़ करेगा ही, बिना हार्डवेयर को यूज़ करे कैसे चलेगा। तो क्या होता है, म्यूचुअली शेयरिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेस, मतलब ये जो 2 OS है ये आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को इतना लग रहा है, समझ लो मेरे को 30% हार्डवेयर लग रहा है, तो ये बोलेगा मेरे को 40% हार्डवेयर लग रहा है। तो ये म्यूचुअली डिसाइड करके ये जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है इसको शेयर करते हैं और दोनों आपस में रन कर लेते हैं। तो ये जो हाइपरवाइज़र है इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि एक साथ बहुत सारे OS को साथ में रन कर सकता है और हार्डवेयर शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 टाइप के होते हैं हाइपरवाइजर्स। नंबर 1 हाइपरवाइजर होता है हार्डवेयर बेस्ड, नंबर 2 हाइपरवाइजर होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड। अब हार्डवेयर बेस्ड हाइपरवाइजर को समझते हैं।
तो यार अब बात करते हैं हाइपरवाइजर के टाइप्स की। तो यहाँ पर 2 टाइप के हाइपरवाइजर है, टाइप 1 और टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर की। तो यहाँ डाल देते हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 हाइपरवाइजर के ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्टली हार्डवेयर बेस्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम OS डालते हैं तो यहाँ पर रहता है हार्डवेयर, उसके ऊपर रहता है हमारा OS। अब हम चूंकि हम लोग हाइपरवाइजर पढ़ रहे हैं तो हम हाइपरवाइजर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हाइपरवाइजर को खाली रखने से तो मतलब नहीं है, तो हम डालेंगे यहाँ पर OS। अब ये OS समझ लेते हैं, 2 डाल देते हैं, ये 1 है समझ लो। अब टाइप 1 में क्या होगा, डायरेक्टली हार्डवेयर बेस्ड है। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जो OS है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर लेता है। ये वाला तो करता ही है, और ये वाला जो है ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब टाइप 1 तो आपको समझ में आ गया कि देखो OS है तो उसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात कर रहा है कि भाई मेरे को इतनी रैम दे दे, मैं चलने लग जाऊंगा। अब टाइप 2 क्या कहता है, ठीक है, टाइप 2 कहता है कि सबसे पहले तो हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमारा OS 1 है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा OS 2 है। अब टाइप 2 क्या कहता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारा है OS, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये वाले OS को जब हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो इसके नीचे तो कोई नहीं है, ये तो बॉस है, तो बॉस हार्डवेयर से सीधी बात कर लेगा कि भाई मेरे को इतनी रैम चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, तू मेरे को दे दे। अब हार्डवेयर के पास में तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हार्डवेयर तो दे देगा इसको। लेकिन जो OS 2 है, OS 2 रन कर रहा है हाइपरवाइजर के ऊपर। OS 2 जो है वो टाइप 2 के केस में क्या करेगा, सपोज OS 2 को ज़रूरत है 2 GB रैम की, ठीक है, 2 GB रैम की ज़रूरत है, तो OS 2 डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करता। OS 2 जाएगा OS 1 के पास में और उसको बोलेगा कि यार मेरे को 2 GB रैम की ज़रूरत है। फिर OS 1 चेक करेगा, ठीक है, OS 1 खुद में चेक करेगा कि यार मेरे को भी 2 GB की ज़रूरत है क्या। अगर OS 1 को ज़रूरत रहेगी तो वो इसको मना कर देगा, देख भाई मेरे पास 2 GB फ्री नहीं है। और अगर फ्री रहेगी तो OS 1 जाएगा हार्डवेयर के पास में और बोलेगा कि यार OS 2 को 2 GB चाहिए, तू मेरे को दे दे, फिर मैं OS 2 को दे के आऊँगा। तो OS 1 क्या करेगा, हार्डवेयर के पास में जाएगा, हार्डवेयर से 2 GB लेगा और फिर वापस जाएगा OS 2 के पास में। अब यार टाइप 2 के केस में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गई। OS 2 को डायरेक्टली अप्रोच करने के बजाय OS 2 को पहले OS 1 के पास में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। जहाँ इसके केस में, टाइप 1 के केस में परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलती है, स्पीड बहुत तगड़ी मिलती है, थ्रूपुट बहुत तगड़ा मिलता है। तो यार ये बात हो गई टाइप 1 और टाइप 2 की। अब बात कर लेते हैं जनरली हम लोग कौन सा टाइप यूज़ करते हैं। तो यार हम लोग जनरली टाइप 1 यूज़ करते हैं, टाइप 2 को इतना यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि टाइप 2 रिलायबल होता है क्योंकि टाइप 2 में मतलब म्यूचुअली शेयरिंग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होती है, लेकिन जो टाइप 1 में शेयरिंग होती है वो हार्ड शेयरिंग होती है, क्योंकि OS 1 को नहीं पता होता है कि उसके पास अब कितना अवेलेबल हार्डवेयर है, क्योंकि OS 2 डायरेक्टली हार्डवेयर से रिसोर्सेज छीन लेता है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे तगड़े तगड़े मस्त वीडियोस लाते रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।